आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। मेरा नाम अजीत सिंह है। इससे पहले अपन फ्लक्स की डेफिनेशन, लेंज लॉ और फैराडे लॉ देख चुके हैं। इसके साथ साथ अपन ये भी देख चुके हैं कि जो जनरेटर और मोटर है उसमें जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट बराबर है, दोनों को सेम कंपोनेंट ही चाहिए। खाली सिर्फ डिफरेंस ये था कि मोटर में अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे थे, मतलब यांत्रिक एनर्जी में चेंज कर रहे थे, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे थे और वो रोटेट कर रही थी। जनरेटर में अपन क्या उसको रोटेट करा रहे थे, रोटेट कराते हुए उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे और अपन उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे थे। और अभी अपन आज डिस्कस करेंगे एसी मोटर, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं 3 फेज एसी मोटर। ये 3 फेज एसी मोटर का मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। तो इसमें अपन देखते हैं, मैंने रिप्रेजेंट किया RYB, रेड येलो ब्लू। ये जो भी अपना 3 फेज सप्लाई रहती है, जब भी जो भी अपनी 3 फेज सप्लाई आती है उसमें 3 फेज रहते हैं, RYB, और ये एक न्यूटन रहता है। तो जो फेज रहते हैं उसको रेड कलर से दिखाते हैं, इसलिए अपने इसको रेड लिख दिया। एक को येलो कलर से दिखाते हैं इसलिए अपन ने वाई लिख दिया। एक को ब्लू कलर से दिखाते हैं इसलिए अपने बी लिख दिया। जो न्यूटन रहता है इसको ब्लैक कलर से दिखाते हैं, ठीक है। तो 3 फेज का मतलब क्या है, अगर अपन किसी भी एक फेज कौन सा है RYB, इनमें से किसी भी एक फेज और जो न्यूट्रल है अपना, इसके बीच में अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने को 220 वोल्ट मिलेगा। अगर किसी भी 2 फेज के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो आइडियली तो अपने को ये 440 मिलनी चाहिए, पर ये 440 नहीं रहती है, 380 के अराउंड कुछ रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो अपन अगर अपने को देखना हो कि 3 फेज जा रहा है, अब कोई भी इलेक्ट्रिकल पोल है उसमें अगर ऐसे आपको 3 वायर दिखाई दें तो आप ये समझ जाना कि वो 3 फेज सप्लाई दे रहा है, ठीक। तो 3 फेज सप्लाई में 3 अलग अलग फेज होते हैं, उसको अपन रेड येलो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए अपन RYB, R रेड, Y येलो और B ब्लू। तो ये 3 फेज है, 3 फेज एसी मोटर। तो अपनों ने 3 अलग अलग कोयल बना ली, ठीक है। ये रेड ये मतलब 3 कोयल के पेयर हैं, रेड येलो और ब्लू, ठीक। अब अपनों ने ये कोयल बनाई क्यों, इसकी अपने को जरूरत क्या पड़ी। अपन ने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई कंडक्टर रख दें तो उसमें EMF इंड्यूस्ड होता है कंडक्टर को मूव कराने पे। ये मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को, ये मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड अपन के परमानेंट चुम्बक से भी बना सकते हैं, अपने पास परमानेंट चुम्बक रहती है, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। दूसरा अपन मैग्नेटिक फील्ड किससे बना सकते हैं, अपने को ये पता है, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, किसी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो कर रही है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो अपना टारगेट एक तो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है अपने को। दूसरा अपने को टारगेट क्या, अपने को ऐसे कोयल चाहिए, ऐसी एक कोयल चाहिए जो मूव करनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो अब अपन ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक तो किसी भी चुम्बक से ले लिया या दूसरा किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करके ले लिया, ठीक है। जो चुम्बक से लेते हैं तो जो परमानेंट जो चुम्बक रहती है उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे लॉस होती रहती है, तो उसके कारण जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता रहता है। और अपना ये फील्ड अगर वेरी करेगा तो अपने मोटर की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी नहीं करे, इसलिए अपन क्या करते हैं, कंडक्टर में करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं 3 फेज, तो यहाँ पे जो अपन मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो उसमें क्या 3 फेज सप्लाई लेंगे, ठीक। इसलिए अपनों ने 3 कोयल बनाई है, तो जो हर कोयल हर फेज के अकॉर्डिंग अपने को मैग्नेटिक फील्ड देगी। तो इस पे अपन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेंगे, तो मोटर का जो ये पार्ट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उसको स्टेटर कहते हैं। मोटर का जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उसको अपन स्टेटर कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वो पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उसको अपन स्टेटर कहते हैं। स्टेटर मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। इसका यहाँ पे इतना ही काम है, अपने को इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, ठीक। दूसरा अपने को कोयल चाहिए जो रोटेट करनी चाहिए। इसके लिए जो भी मोटर रहेगी उसमें यहाँ पे एक रोटर रहेगा, यहाँ पे एक रोटर रहेगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करेगा, ठीक। ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला पार्ट है इसको अपन रोटर कहते हैं।
के जो ये मोटर के अंदर वाला पार्ट है इसको अपन रोटर कहते हैं। रोटर का अपन अगर डायग्राम देखें तो अगर अपन प्रैक्टिकली मोटर के अंदर देखेंगे तो रोटर इस टाइप का बना रहेगा। यहाँ पे दो कोयल रहेगी, यहाँ पे दो कोयल रहेगी और वो जो कोयल है वो यहाँ पे ऐसे स्ट्राइप से कनेक्टेड रहेगी, इस टाइप से। यहाँ पे जो कोयल है वो इस टाइप से स्ट्राइप से कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। ये स्ट्राइप से कनेक्टेड किस लिए कि इसको अपनों ने शॉर्ट सर्किट बनाया, मतलब ये दो कोयल ली है, इन दोनों कोयल को अपनों ने यहाँ से स्ट्राइप से कनेक्ट करके इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, इन दोनों को अपनों ने शॉर्ट कर दिए। तो अपन पीछे देख रहे थे, अपन ने फैराडेज लॉ में पढ़ा था कि ये जो अपना कोयल है वो क्लोज होनी चाहिए तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो अपनों ने ये स्ट्राइप जो ली है वो इसको क्लोज्ड पाथ बनाने के लिए ली, इसमें क्लोज्ड पाथ बनाने के लिए अपनों ने ये स्ट्राइप काम में ली है, क्योंकि अपना तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जब ये क्लोज्ड हो। और ये अपनों ने स्ट्राइप बना के इन दोनों को कनेक्ट कर दिए। तो ये जो स्ट्राइप रहती है लगभग ऐसे डायगोनल रहती है, स्ट्राइप जो रहती है इसमें लगभग डायगोनल रहती है। तो डायगोनल स्ट्राइप लेने का अपना यहाँ पे ये पर्पज है कि थोड़ा जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसमें अच्छा हो जाए, ताकि इसमें जो करंट है करंट कम फ्लो करे, ठीक है। करंट ज़्यादा फ्लो करने के कारण क्या काफ़ी बार ये बर्न भी कर सकती है, ठीक। दूसरा क्या, मोटर जब भी बर्न करती है उसमें एक ये भी रीज़न रहता है, काफ़ी बार ये अपना रोटर रोटेट करना बंद कर देता है। रोटर रोटेट करना बंद कर देता है तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है वो फिक्स हो जाती है, उसके कारण भी अपनी मोटर बर्न कर जाती है। तो मोटर बर्न नहीं करे उसके लिए अपने एक तो अपना टारगेट ये रहता है इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि इसमें करंट कम फ्लो करे। दूसरा अपना रोटर हमेशा रोटेट करता रहना चाहिए, ठीक है। तो रोटर रोटेट करने से होता क्या है कि अपनों ने पहले पढ़ा है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। तो इसमें जो वैल्यू होगी, जो इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका अपोज करता रहेगा। तो यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा उसकी लिमिट नहीं जाएगी। अगर ये रोटर बंद हो गया तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने वाला कोई फोर्स नहीं रहेगा। तो इसमें क्या जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो अपनी ये मोटर जल जाती है। अगर रोटर अपना रुक जाता है तो मोटर जल जाती है, उसके पीछे ये रीज़न रहता है। अभी अपन यहाँ पे इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो ये समझ आया, अपना रोटर इस टाइप का होता है जो अपने मोटर के बीच में रहता है। ये जो बाहर की तरफ जो अपनी एक जो आपको सर्किल दिखाई दे रहा है ये स्टेटर रहता है और इसके अंदर वाइंडिंग रहती है, अपनी स्टेटर में वाइंडिंग रहती है। तो स्टेटर की वाइंडिंग के बेस पे इसमें अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। स्टेटर में वाइंडिंग के बेस में ही अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर अपन बाइंडिंग के अंदर जो ये वायर्स हैं, इनसे अगर वायर्स का नंबर चेंज कर देंगे तब भी अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। वायर का मटेरियल चेंज करेंगे तब भी अपना इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है वो चेंज होगा। अपन ऐसे कहते भी है सिंगल वायर, डबल वायर, ठीक है। जो अपनी बाइंडिंग रहती है नॉर्मली उसमें बोलते भी हैं डबल वायर है। दूसरा, इस स्टार्टर में स्लॉट्स रहते हैं, तो स्लॉट के बेस पे भी अपना रहता है। स्लॉट्स क्या रहते हैं, ये स्टार्टर अगर आप किसी मोटर में देखेंगे तो ऐसे एक सर्किल रहता है बाहर की तरफ, उसके अंदर ऐसे स्लॉट कटे हुए मिलेंगे आपको, इस हिसाब से आपको स्लॉट कटे हुए मिलेंगे। मतलब इस हिसाब से उसमें स्लॉट कटे हुए मिलेंगे पूरे चारों तरफ डायरेक्शन में, ठीक है। इन स्लॉट के अंदर वो वाइंडिंग डालते हैं अपन, इन स्लॉट के अंदर वो अपन जो बाइंडिंग बनी रहती है उस स्लॉट के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो स्टार्टर क्या है, इसके बाहर वाला पार्ट है और रोटर इसके अंदर वाला पार्ट है। तो ये अपना स्टार्टर हो गया। स्टार्टर में ये अपनी बाइंडिंग होगी RYB और उसमें 3 फेज सप्लाई आ गई। 3 फेज सप्लाई से क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर 3 फेज सप्लाई को अपन यहाँ पे देखें एक प्रकार, अगर अपन 3 फेज सप्लाई को देखें तो उसमें फेज डिफरेंस रहता है। उनमें फेज डिफरेंस क्या रहता है,
120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। तो अपन पहले ये मानते हैं कि आर जो है वो अपने पीक अचीव करेगा, उसके बाद वाई अपनी पीक पे जाएगा, ये अपना पीक वोल्टेज है, उसके बाद बी अपना पीक वोल्टेज पे जाएगा। जब इस मोटर में 3 फेज सप्लाई आ रही होगी, जब आर अपना पीक अचीव करेगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये जो रोटर रहेगा, ये जो रोटर रहेगा इसके अंदर इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब थोड़े समय बाद क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो वाई के कारण जनरेट हुआ वो इफेक्टिव हो जाएगा, तो उसके कारण इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो वेरी करेगा, इसको वो मूव करने की, इसको अचीव करने की कोशिश करेगा। तो अब इस रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है वो वेरी कर रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो वेरी कर रहा है, और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इसके करंट फ्लो कर रही है, तो ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा। तो अगर अपन ये मानते हैं कि इधर नॉर्थ पोल बन गया और इधर साउथ पोल बन गया, तो इसके अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, तो यहाँ साउथ पोल बनेगा, यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। तो जो बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, अभी क्या ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव था, फिर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव हो जाएगा, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो चेंज होता रहेगा। इस प्रकार अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो अपने आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, वो बार बार वेरी कर रहा है, और बार बार जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और ये रोटर जो है, ये जो रोटर है इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो भी इसके कारण वेरी करेगा। इस मतलब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार बार चेंज कर रहा है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी बार बार चेंज करेगा, वो बार बार चेंज करेगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगा वो चेंज करेगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो 3 फेज सप्लाई में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके कारण ये रोटर अपने आप रोटेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि बार बार वो इसको कैच करने की कोशिश करता है जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो इसलिए जो अपनी 3 फेज एसी मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। 3 फेज एसी मोटर जो रहती है अपनी वो सेल्फ स्टार्ट रहती है। उसके सेल्फ स्टार्ट रहने का रीज़न यही है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो बार बार वेरी करता है इस 3 फेज सप्लाई के कारण, और इस 3 फेज सप्लाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी के कारण ही जो रोटर रहता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो ये भी वेरी करता है। ये वेरी करता है तो ये हमेशा कैच करता है जो हाईएस्ट मैग्नेटिक जो हाईएस्ट चेंज है उसको अचीव करने की, तो इसलिए रोटेट करना शुरू कर देता है, रोटर रोटेट करना शुरू कर देता है। और अपना मोटर में यही टारगेट रहता है कि अपनों ने बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो अपना रोटर रोटेट करना चाहिए, रोटर रोटेट करना चाहिए, इससे बाहर अपने को मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। तो ये 3 फेज सप्लाई में 3 फेज सप्लाई देके अपन इसको बार बार रोटेट कराते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना 3 फेज एसी मोटर। तो ये 3 फेज एसी मोटर सेल्फ स्टार्ट रहता है, एक ये इसकी विशेष है, सेल्फ स्टार्ट रहता है। और ये इंड्यूस्ड इसलिए बोलते हैं कि अपन ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोयल है, इसमें कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए अपने इंड्यूस्ड बोलते हैं कि इसके इफेक्ट के कारण ये जनरेट हुआ है, इसलिए अपन इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण इसमें अपने को ईएमएफ जनरेट हुआ है, डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है, रोटर और स्टार्टर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, तो ये हो गया अपना 3 फेज एसी मोटर। अब 3 फेज एसी मोटर में जो इसकी स्पीड रहती है, वो थोड़ी थोड़ी वेरी करती रहती है, मतलब फिक्स नहीं रहती है, वो थोड़ी थोड़ी वेरी करती है। अगर अपने को ऐसी मोटर चाहिए कि जिसमें स्पीड एकदम कांस्टेंट हो, तो उसको अपन सिंक्रोनस एसी मोटर कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, सिंक्रोनस एसी मोटर कहते हैं। ये अपना 3 फेज एसी मोटर था, इसमें रोटर पे कोई सप्लाई नहीं दे रखी थी, इसके कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। इसमें स्पीड थोड़ी वेरी करती रहती है, पर अपने को सिंक्रोनस मोटर चाहिए जिसमें स्पीड अपने को एकदम कांस्टेंट चाहिए। अभी जितने भी रोबोट वगैरह जो बन रहे हैं उसमें सिंक्रोनस मोटर ज़्यादा काम में लेते हैं, उनको एक फिक्स फ्रिक्वेंसी के साथ ऑपरेट करना रहता है। जो सिंक्रोनस मोटर रहेगी तो अभी अपन क्या देखते हैं,
सिंक्रोनस एसी मोटर देखते हैं। अभी अपने बड़ा 3 फेज एसी मोटर, जो सिंक्रोनस मोटर है वो भी 3 फेज एसी मोटर ही है, खाली डिफरेंस ये है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसलिए अपने इसको सिंक्रोनस एसी मोटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्पीड कांस्टेंट करने के लिए अपनों ने क्या किया, ये जो रोटर है अपना नॉर्मल जो 3 फेज एसी मोटर थी उसमें ये रोटर पे कोई सप्लाई नहीं थी। यहाँ पे अपनों ने क्या किया, इसको एक डीसी सप्लाई दे दी, इसको अपनों ने एक डीसी सप्लाई दे दी। यहाँ पे अपनों ने क्या किया, इस एसी मोटर को सिंक्रोनस बनाने के लिए अपनों ने इस रोटर पे एक डीसी सप्लाई दे दी। जब अपन ने रोटर को डीसी सप्लाई दे दी तो इस पे एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, इस पे एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो अपन अभी इसको एक प्रकार समझने के लिए ऐसे दिखा देते हैं। अपनों ने परमानेंट डीसी सप्लाई दे दी, तो इस पर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, वो इस डीसी सप्लाई के कारण है। तो अभी ये जो रोटर रहेगा ये रोटेट करेगा, जैसे जैसे ये वेरी करेगा तो इसको रोटेट करना चाहिए। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होना चाहिए। ठीक है, पर अभी पिछले जो उन्होंने एसी मोटर पढ़ा था उसमें जो रोटर था उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इसके बेस पे वेरी कर रहा था, तो वो अपने आप रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डीसी सप्लाई के कारण आ रहा है, इस डीसी सप्लाई के कारण, तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट बनी हुई है पहले से, तो ये क्या अपने आप रोटेट नहीं करता है, ये अपने आप रोटेट नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी कर रहा है, पर ये डीसी सप्लाई लगाने के बाद इसका रोटेशन अपने आप स्टार्ट नहीं होता है, इसका रोटेशन अपने आप स्टार्ट नहीं होता है। तो जो सिंक्रोनस एसी मोटर रहती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं रहती है, सिंक्रोनस एसी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं रहती है। इसको स्टार्ट करने के लिए अपने को बाहर से अपन प्राइमरी मूवर का यूज़ करते हैं, इसको स्टार्ट करने में बाहर से अपन प्राइमरी मूवर का यूज़ करते हैं। बाकी इसकी जो वर्किंग रहती है वो 3 फेज एसी मोटर की तरह रहती है, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई रहती है, वैसे वेरी करती रहती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता रहता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहता है। पर अभी रोटर पे बाहर से डीसी सप्लाई लगने के कारण इसमें लॉकिंग कंडीशन पैदा हो जाती है, इसमें लॉकिंग कंडीशन आ जाती है, जिससे ये रोटर अपने आप रोटेट नहीं करता है। इसके लिए अपने को बाहर से इसको प्राइमरी मूवर देना पड़ता है, उसके बेस पे अपन इसको रोटेट कराते हैं। ठीक, तो बाकी इसमें भी सेम है, इसका बाहर वाला पार्ट स्टार्टर कहलाता है, अंदर वाला पार्ट रोटेटर कहलाता है। ठीक है, अभी अपन इसको देख लेते हैं कि बाहर से अपन प्राइमरी मूवर के सप्लाई देके इसको कैसे रोटेट करते हैं। तो अभी अपन देखना सिंक्रोनस 3 फेज एसी मोटर, सिंक्रोनस 3 फेज एसी मोटर। और सिंक्रोनस जो मोटर रहती है वो अपने आप रोटेट नहीं होती है, उसको इनिशियली एक अपने को फोर्स देना पड़ता है, उसके बेस पे रोटेट करती है। तो अपन बाहर एक प्राइमरी मूवर से देते हैं। प्राइमरी मूवर की एक छोटी मशीन रहती है जो सेल्फ स्टार्ट मशीन रहती है, उसके साथ इसको रोटेट करते हैं। अभी अपन देखते हैं, अगर मान लो ये अपनी सप्लाई है, ये अपनी एसी सप्लाई है, तो इसमें क्या करते हैं अपन सिंक्रोनस मोटर के साथ में एक प्राइमरी मूवर लगा देते हैं।
एक प्राइमरी मूवर लगा देते हैं और यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई देने से पहले अपन ये वाले स्विच कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी मूवर को सप्लाई देते हैं। जब अपन पहले प्राइमरी मूवर को सप्लाई देंगे, ये क्या है, मोटर रहेगी, ये छोटी मोटर रहती है, पेनी मोटर भी बोलते हैं इसको। ये छोटी मोटर रहती है, ये सेल्फ स्टार्ट रहती है। तो ये अपना जो पार्ट है ये रोटेट करना शुरू करेगा और ये क्या, सिंक्रोनस मोटर के रोटर से कनेक्ट, सिंक्रोनस मोटर के रोटर से कनेक्ट है तो सिंक्रोनस मोटर का रोटर घूमना शुरू कर देगा। जब सिंक्रोनस मोटर के रोटर को कांस्टेंट स्पीड मिल जाती है, तो ये वाले स्विच अपन हटा देते हैं, ये वाला कनेक्शन हटा देते हैं और अपन यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अभी इसमें रोटर पहले से ही मूव कर रहा था और इसके चारों तरफ जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो रोटर उस स्पीड पे मूव करता रहता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी रहती है। एक बार अपने कांस्टेंट स्पीड अचीव कर ली, मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और ये कांस्टेंट स्पीड अचीव कर ली, उसी कांस्टेंट स्पीड पे ये घूमता रहता है, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको अपन सिंक्रोनस एसी मोटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब जो नॉर्मल एसी मोटर थी, 3 फेज एसी मोटर थी, उसके कंपेयर में डिफरेंस रहता है। इसमें पहले प्राइमरी मूवर रहता है और पहले सप्लाई प्राइमरी मूवर को दी जाती है। प्राइमरी मूवर से इस सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है पहले मूव कराया जाता है, उसके बाद अपन ये सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो अपन ये, आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि जब पहले प्राइमरी मूवर को सप्लाई देके इसका रोटर मूव कराया तो वो अपन किस में करते हैं, जनरेटर में करते हैं। जनरेटर में अपन जो रोटर है उसको मूव कराते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक, तो इनिशियल थोड़े टाइम के लिए एज ए जनरेटर भी काम करती है, पर बाद में अपन के इसको इस सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये एसी सप्लाई लेती है, फिर रोटर मूव करता रहता है और रोटर का मूवमेंट जो अपन बाहर यूज़ करते रहते हैं मोटर में। तो सिंक्रोनस मोटर जो रहती है, तो वो जो आजकल अपने रोबोटिक्स की जितनी भी चीज़ें बनती है उसमें सिंक्रोनस मोटर काम में लेते हैं। और अभी अपन इसके बाद देखेंगे सिंगल फेज एसी मोटर। तो अपन अभी सिंगल फेज एसी मोटर देखते हैं। ठीक है, सिंगल फेज एसी मोटर, इसमें क्या करेंगे, एसी का एक ही फेज देंगे, इसलिए इसको सिंगल फेज एसी मोटर कहते हैं। चलो हाँ, सिंगल फेज एसी मोटर देखने पहले एक चीज़ और देख लेते हैं जो सभी मोटर के लिए कॉमन रहती है। इससे पहले अपनों ने जो मोटर पड़ी 3 फेज एसी मोटर, तो उसमें अपनों ने ये देखा था कि ये जो अपना स्टार्टर था, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा था। ये जो अपना स्टार्टर था, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा था। ठीक, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रहता है, फाई जो रहता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, इसकी भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है। इसकी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इसकी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इसकी वेलोसिटी क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। क्योंकि उसको अपन एनएस से डिनोट करते हैं। और इस फील्ड के कारण जो यहाँ पे रोटर मूव करता है, इस फील्ड के कारण जो रोटर मूव करता है उसको अपन एनआर से डिनोट करते हैं। वो रोटेटिंग स्पीड रहती है। तो ये जो सिंक्रोनस स्पीड रहती है ये वर्चुअल रहती है, ये ओरिजिनल नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उसके स्पीड की डायरेक्शन है। ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसके स्पीड की डायरेक्शन है, ये वर्चुअल रहती है। ओरिजिनल में तो रोटर ही मूव कर रहा होता है, इसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो ये सिंक्रोनस स्पीड जो है अपनी इस रोटर की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होती है। मोटर में जो अपनी सिंक्रोनस स्पीड है वो जो अपने रोटर की स्पीड है उससे हमेशा ज़्यादा रहती है। रोटर की स्पीड लैग करती है, रोटर की स्पीड हमेशा लैग करती है। इस रोटर की स्पीड को इसके बराबर बनाने के लिए अपन कुछ इसमें डीसी सप्लाई देते हैं, कुछ अलग अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर नॉर्मल अरेंजमेंट में देखेंगे तो उसमें अपनी जो रहती है सिंक्रोनस स्पीड हमेशा रोटर की स्पीड से ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है उसको स्लिप इन स्पीड भी कहते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है उसको स्लिप स्पीड कहते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है उसको स्लिप स्पीड कहते हैं। और इनका रेशियो भी निकालते हैं, तो इनका जो रेशियो और एनएस रहता है, इनका जो रेशियो रहता है एनएस माइनस एनआर बाई एनएस रहता है। एनएस अपनी सिंक्रोनस स्पीड है, आर जो अपनी रोटर की स्पीड है यहाँ पे। तो अभी अपन ये देखते हैं अपन एसी फेज, सिंगल फेज।
तो जैसे इसके नाम से अपने को पता चल रहा है सिंगल फेज है, इसमें एक ही फेज दिया हुआ है, इसमें एक ही फेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब अपन इसको सप्लाई दे देंगे, जब अपन इसको सप्लाई दे देंगे तो इसके अंदर इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो NS मान लेते हैं, इधर N है इधर S है, ठीक है। ये AC सप्लाई है, AC सप्लाई है, तो एक बार तो ये इस डायरेक्शन में रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। दूसरी बार क्या है, ये नेगेटिव साइड में आएगी। जब ये नेगेटिव साइड में आएगी तो यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। पर ये क्या, रोटर जो है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, पर ये रोटर रोटेट करना स्टार्ट नहीं करता है। सिंगल फेज AC मोटर में रोटर रोटेट करना स्टार्ट नहीं करता है। ये रोटर रोटेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो अल्टरनेट बन रहा है, NS और SN, पर वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो अपना 3 फेज AC सप्लाई का मोटर था उसमें यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। यहाँ पे अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा, वो अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अल्टरनेट किससे बन रहा है, इस AC सप्लाई के कारण। उसमें 3 फेज में रोटेटिंग कैसे बन रहा था, एक फेज ये से आ रहा था, दूसरा फेज एक पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा था, दूसरा फेज 120 डिग्री के एंगल पे आ रहा था, फिर तीसरा फेज फिर 120 डिग्री के एंगल पे आ रहा था। तो इन डिफरेंट एंगल के कारण, ये जो फेज डिफरेंस था इन सप्लाई के कारण, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। इस केस में यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने को जो मिल रहा है अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो सिंगल फेज में अगर अपन एक ही कॉइल लगाते हैं, सिंगल फेज में अगर अपन एक ही कॉइल लगाते हैं तो ये जो रोटर अपने आप रोटेट करना स्टार्ट नहीं करता है, ठीक। तो इसमें अपने को रनिंग कॉइल के साथ में इसमें 2 कॉइल रहती है, एक को अपन रनिंग कॉइल कहते हैं, रनिंग कॉइल जो पूरे प्रोसेस के टाइम काम आती है वो रनिंग कॉइल रहती है। एक को अपन स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं। दूसरे को अपन स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं। स्टार्टिंग कॉइल के इस मोटर को स्टार्ट करने के काम में आएगी, ठीक है। इसमें एक कॉइल से काम नहीं चलता है, इसलिए अपन दूसरी कॉइल भी लगाते हैं, उसको स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं। और अपन अभी देखा कि 3 फेज सप्लाई में फेज डिफरेंस के कारण यहाँ पे हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना था, तो यहाँ पे भी अपने को फेज डिफरेंस देना है। फेज डिफरेंस देने के लिए क्या करते हैं अपन, स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से किसी भी एक कॉइल के साथ में कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। तो अब जो भी आपकी सिंगल फेज AC मोटर देखोगे उसमें कैपेसिटर भी लगा रहेगा। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को जो करंट मिल रही है, रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को जो करंट मिल रही है उसमें एक फेज डिफरेंस जनरेट कर देता है, उसमें एक फेज डिफरेंस जनरेट कर देता है। अगर अपन ये देखते हैं, ये अपनी रनिंग कॉइल है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट हो रहा है, और ये अपनी ऑक्सिलरी कॉइल है, इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट हो रहा है इस फेज डिफरेंस के कारण, तो इन दोनों का अल्टरनेट यहाँ कहीं आएगा, इन दोनों का अल्टरनेट यहाँ कहीं आएगा। और जब इनमें वेरिएशन होगा, इनके मैग्नीट्यूड में जब वेरिएशन होगा तो ये भी वेरी करेगा, इसका रिजल्टेंट भी वेरी करेगा। तो क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इस फेज डिफरेंस के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों के कारण जो जनरेट होगा वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तो अपना ये रोटर स्टार्ट कर रोटर अपना रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो सिंगल फेज जो AC मोटर है इसमें रोटेशन करने के लिए अपने को एक कोयल की जरूरत पड़ी, वो स्टार्टिंग कोयल है। और इसमें अपने को एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। रनिंग कोयल और जो स्टार्टिंग कोयल है इनको जो करंट आ रही है उसके बीच में एक फेज डिफरेंस देने के लिए, उस फेज डिफरेंस से क्या हुआ, ये जो स्टार्टर है उस फेज डिफरेंस से क्या हुआ, ये जो स्टार्टर है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया। उसके कारण पे ये मोटर रोटेट करना शुरू कर देती है, ये मोटर रोटेट करना शुरू कर देती है। तो आप इसको अपन देख सकते हैं, अपन घर का जो सीलिंग फैन है, घर का जो सीलिंग फैन है वो सिंगल फेज AC मोटर है। घर का सीलिंग फैन है जो सिंगल फेज AC मोटर है, उसको अगर आप कभी देखोगे खुला अगर आप देखते हो तो उसमें एक वाइंडिंग तो यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे काफ़ी सारी वाइंडिंग रहती है, और एक वाइंडिंग उसके अंदर इस साइड में मिलती है।
तो ये जो वाली वाइंडिंग रहती है उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। और अपना सीलिंग फैन जो रहता है उस पर कैपेसिटर भी लगा रहता है, अपनी सीलिंग फैन पे कैपेसिटर भी लगा रहता है। और अपन काफ़ी बार देखते हैं कि रिपेयरिंग के टाइम में अगर अपन कैपेसिटर के पोल चेंज कर देते हैं तो अपना जो सीलिंग फैन का रोटेशन चेंज हो जाता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इन दोनों में फेज डिफरेंस दे रहा है और उस फेज का अपने एंगल चेंज कर दिया तो इसका रोटेशन भी चेंज हो जाता है। ठीक, तो भी एक बार अपन डायग्राम देख लेते हैं इसका। अगर इसको अपन सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन ये मान लेते हैं यहाँ पे अपनों ने एसी सप्लाई दे रखी है, यहाँ पे अपनी ये स्टार्टिंग कोयल है, यहाँ पे अपनों ने कैपेसिटर लगा रखा है और ये अपनी ऑक्सिलरी कोयल है। तो यहाँ से जो करंट आएगी, यहाँ से जो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करेगी, अगर इन दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, इन दोनों के कारण जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जनरेट हो इक्वल है तो दोनों में करंट बराबर जाएगी। पर क्या होगा, इस कैपेसिटर के कारण उसमें एक फेज डिफरेंस आ जाएगा, इस कैपेसिटर के कारण उसमें एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो वेरी करता रहेगा, उसके कारण क्या होगा, ये अपना रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्टिंग काफ़ी मतलब ज़्यादातर स्टार्टिंग में लगाते हैं, इस साइड में भी लगा रहता है कई बार रनिंग साइड में भी, पर नॉर्मली अपन इसको स्टार्टिंग में लगाते हैं। ठीक है, ये अपना था सिंगल फेज एसी मोटर। तो सिंगल फेज एसी मोटर में सिंगल सप्लाई दी अपनों ने, इसको स्टार्टिंग करने के लिए स्टार्टिंग कोयल और एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब ये कोयल रोटेट करना स्टार्ट कर देती है तो स्टार्टिंग कोयल का कनेक्शन हट जाता है, स्टार्टिंग कोयल का कनेक्शन नहीं रहता है, उसके बाद सिर्फ रनिंग कोयल एक्टिवेट रहती है। इस रनिंग कोयल के बेस पे ये अपना रोटर रोटेट करता रहता है, ये अपना रोटर रोटेट करता रहता है। ठीक, तो सीलिंग फैन इसका एग्जांपल है अपने घर में अपन जो यूज़ करते हैं, सीलिंग फैन सिंगल फेज एसी मोटर पे है। अभी तक अपन एसी मोटर देख रहे थे, अभी अपन डीसी मोटर देखते हैं। ये भी सेम उसी कंसेप्ट पे काम करती है, खाली डिफरेंस ये रहता है अपना, इसका जो आर्मेचर रहता है, इसका जो आर्मेचर रहता है जो रोटेट करता है वो एक डीसी सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। एसी में अपन यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे थे, यहाँ पे जो आर्मेचर रहता है वो अपना डीसी सप्लाई से कनेक्ट रहता है, इसमें एक ही डिफरेंस रहता है। ये जो आर्मेचर रहता है वैसे एक मतलब अगर आप ओरिजिनल में इसको देखोगे तो ऐसा एक रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं रहता है, इसमें काफ़ी सारे सरफेस रहते हैं, काफ़ी सारे सरफेस रहते हैं। अगर इसको अपन देखेंगे तो ये एक प्रकार से ऐसे मान लो ये गोला बना है, फिर इसके पीछे से गोला बना है, फिर इसके पीछे से बना है, तो ऐसे ये सीक्वेंस में चलते रहते हैं। छोटी छोटी प्लेट्स रहती है जो आपस में उनको पैक करके, छोटी छोटी गोल प्लेट रहती है, गोल प्लेट रहेगी, उनको आपस में पैक करके एक आर्मेचर बनाते हैं, उनको आपस में पैक करके अपन एक ऐसा शेप बनाते हैं, ऐसे मान सकते हो। तो ये अपन ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि इसके कारण एडी करंट लॉसेज जो रहते हैं, मतलब किसी भी मोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उसमें एसी करंट लॉसेज आएगा, तो वो एसी करंट लॉसेज नहीं हो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये छोटी छोटी प्लेट्स को कनेक्ट करके इस पूरे आर्मेचर को बनाते हैं। ट्रांसफार्मर में भी अपन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की जो एक बाइंडिंग रहती है, जो एक साइड रहती है वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी रहती है, वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी रहती है ताकि उसमें एडी करंट का लॉसेज नहीं हो। इसमें भी सेम ये कंसेप्ट रहता है, इसका जो आर्मेचर रहता है वो छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना रहता है, ये सब छोटी छोटी गोल गोल प्लेटें रहती है, इससे मिलकर बना रहता है ताकि इसमें एडी करंट लॉसेज नहीं हो। और इसके ऊपर जो अपन वाइंडिंग करते हैं, इसके ऊपर अपन वाइंडिंग करते हैं, तो ये जो वाइंडिंग रहती है सभी मोटर में एक ही वायर की नहीं रहती है, पेयर ऑफ वायरिंग से करते हैं। इसमें काफ़ी सारे वायर रहते हैं, एक वायर काफ़ी सारे वायर का एक पेयर बनाते हैं, उससे एक रिंग बनाते हैं, उससे अपन वाइंडिंग करते हैं। उसका पर्पज़ भी ये रहता है क्योंकि जो अपना फ्लक्स जनरेट होता है ये नंबर ऑफ पेयर एन इस पर भी डिपेंड करता है। ये फ्लक्स क्या करता है, इस एन पे भी डिपेंड करता है, और फ्लक्स में ज़्यादा वेरिएशन हो इसलिए ये जो रहती है अपन एक सिंगल वायर से नहीं बना के मल्टीपल वायर से बनाते हैं डीसी मोटर में। और डीसी मोटर को जिस हिसाब से काम में लेते हैं, जिस लोड पे काम में लेते हैं उसके बेस पे इसके नाम भी चेंज हो जाते हैं। अगर इसको संट लोड में काम ले रहे हैं, संट डीसी मोटर, सीरीज डीसी मोटर और कंपाउंड डीसी मोटर, और बाकी इनका लगभग सेम रहता है एसी मोटर की तरह ही, कि खाली यहाँ पे अपने को डीसी सप्लाई देनी रहती है। तो अपना मोटर का बेसिक कंसेप्ट ये हो गया, अपने को
डीसी सप्लाई देनी है, डीसी सप्लाई देनी है, आर्मेचर मूव करेगा और अपने को बाहर मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, अभी इसके बाद अपन थोड़ा देख लेते हैं बाइंडिंग कैसे करते हैं। अपन को अगर बाइंडिंग करनी पड़े किसी मोटर की तो कैसे करेंगे, अभी अपन देख लेते हैं इसके बाद। अगर अपने किसी मोटर की बाइंडिंग करनी है तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि मोटर कितने पोल पे काम कर रही है। अपने को पता होना चाहिए मोटर कितने पोल पे काम कर रही है। तो अपन कोई भी इक्विपमेंट रहता है उस पे से एक प्लेट लगी रहेगी कोई भी। तो अपन बाइंडिंग करने के लिए अपने को पता होना चाहिए पोल क्या है, उसका पोल क्या है और उसमें कितने नंबर ऑफ स्लॉट है। तो कोई भी मोटर रहती है उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, मतलब कोई भी इक्विपमेंट रहता है उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, उस पर यहाँ पे प्लेट लगी रहती है, उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग रहेगी। तो उस रीडिंग से भी देख सकते हैं। धीरे धीरे जब अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है तो मोटर को खोल के देख के भी अपन थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो पोल का आइडिया लगाने के लिए अपन क्या देखते हैं, आरपीएम कितना है। जैसे हर मोटर की डाटा सीट आती है उससे भी अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर उसका आरपीएम 2800 है, अभी अपन मान लेते हैं कि उसका आरपीएम 2800 है, तो वो 2 पोल की मोटर रहती है, वो 2 पोल की मोटर रहती है। अगर उसका आरपीएम 1400 है तो वो 4 पोल की मोटर रहती है। वो क्या करता है, 4 पोल की मोटर रहती है। और किसी भी की बाइंडिंग में, किसी भी मोटर की बाइंडिंग में जो पिच डिसाइड करते हैं, किसी भी मोटर की बाइंडिंग में जो पिच डिसाइड करते हैं वो इस पोल के बेस पे डिसाइड होती है। किसी भी मोटर की बाइंडिंग में जो पिच डिसाइड करते हैं वो इस पोल के बेस पे डिसाइड होती है। अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें ये मान लेते हैं कि अपनी मोटर में 24 स्लॉट है। अपन ये मान लेते हैं अपनी मोटर में 24 स्लॉट है, ठीक है। तो अपन देख लिया अपनी मोटर में 24 स्लॉट है। जब अपन मोटर खोलेंगे, जैसे स्टार्टर खोलेंगे, उसमें अपने स्लॉट यहाँ दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। अपन ने ये मान लिया कि इसमें अपने 24 स्लॉट है और अपन ये मान लेते हैं कि अपना 2800 आरपीएम पे काम कर रही है। तो ये 2 पोल है, तो इसकी जो पिच रहेगी, इसकी जो अपनी पिच रहेगी वो क्या रहेगी, स्लॉट बटा पोल, स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल, स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल। अगर स्लॉट अपने यहाँ पे 24 है और पोल 2 है तो इसकी पिच 12 रहेगी, इसकी पिच 12 रहेगी। पिच का मतलब ये है कि जो इसके स्लॉट है, इसके स्लॉट है, तो अगर ये 1 नंबर मान लेते हैं अपन, ये स्लॉट को अगर 1 नंबर मान लेते हैं और इसको 12 नंबर मान लेते हैं तो ठीक है। तो अपनी बाइंडिंग का पहला वायर यहाँ पे आएगा, पहली बाइंडिंग की कोयल यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसका दूसरे सिरे के बीच में जो अंतर रहेगा वो 12 स्लॉट का अंतर रहेगा। मतलब अपना जो कोयल पेयर आएगा, पहला 1 नंबर पे 1 नंबर स्लॉट में आएगा और दूसरे वाला 12 नंबर स्लॉट में आएगा, दूसरे वाला 12 नंबर, ठीक। ये उसकी पिच कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पिच क्या है, 12 है, ठीक। ये उसकी पिच 12 है। एक तो अपनों ने पिच डिसाइड करनी पड़ती है, दूसरा अपने को डिसाइड करना पड़ता है कोयल ग्रुप, मतलब कितने नंबर ऑफ कोयल से अपनों ने एक ग्रुप बनाया है, कितने नंबर ऑफ कोयल से अपनों ने एक ग्रुप बनाया है। कितने नंबर ऑफ कोयल से अपनों ने ग्रुप बनाए। तो कोयल ग्रुप जो रहता है, जो ग्रुप रहता है वो फेज पे डिपेंड करता है, फेज इनटू पोल। जो ग्रुप रहता है वो फेज पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे फेज क्या है, सप्लाई है। अगर अपना 3 फेज सप्लाई है तो इसको अपन 3 लिख देंगे। पोल अपने 2 थे तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया अपना, ठीक है। तो इसमें 6 कोयल ग्रुप बनेंगे। अब अपन ये मान लेते हैं कि अपने स्लॉट तो 24 थे, स्लॉट 24 से, और अपने पास कोयल कितनी है, 12 कोयल है। अपने पास कोयल कितनी है, 12 कोयल है। स्लॉट 24 है, 12 कोयल है, और इसमें फेज ग्रुप कितना है, इसमें 6 ग्रुप बनेंगे। इसमें अपने पास 6 ग्रुप बनेंगे। कोयल अपनी 12 है, इसके 6 ग्रुप बनाएंगे। तो मतलब क्या होगा, एक ग्रुप में जो कोयल की संख्या होगी वो क्या होगी, 12 डिवाइडेड बाई 6, 2। तो एक ग्रुप में अपने पास कितनी, 2 कोयल आएगी। तो यहाँ पे इसका जो अपना एक ग्रुप बनेगा उसमें 2 कोयल रहेगी। अपने पास अभी क्या है, स्लॉट 24 है, कोयल 12 है, पिच कोयल 12 है, पिच भी 12 है, और यहाँ पे एक ग्रुप में क्या है, 2 कोयल रहती है।
तो बाइंडिंग के टाइम में अगर अपन इसको जो स्लॉट अपने इसमें सर्कुलर में थे, अगर उसको अपन ऐसे ड्रॉ करें, रेक्टेंगुलर में अगर ऐसे मानते हैं अपन, ये पहला स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है, ये तीसरा स्लॉट है, ये चौथा डैश डैश डैश, ये 12वां स्लॉट है डैश डैश, ये 13वां स्लॉट है डैश डैश डैश, ये 24वां स्लॉट है। ठीक है, तो अगर अपन पहली कोइल यहाँ पे डालते हैं, पहली कोइल अगर यहाँ पे डालते हैं अपन, इसका कोइल का एक सिरा इधर रहेगा ओपन, जो दूसरा सिरा रहेगा वो इधर रहेगा। उसके बाद एक गैप छोड़ना है, उसके बाद अपने को एक गैप छोड़ना है। छोड़ना इसलिए कि जो इस साइड से कोइल है वो वापस घूम के इधर आएगी, एक कोइल छोड़ देंगे। यहाँ पे ग्रुप क्या है, 2 कोइल से बना रहे हैं, ठीक? तो दूसरा जो ग्रुप बनेगा, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो जो दूसरा ग्रुप डालेंगे वो इससे कनेक्ट करते हुए अपन ऐसे डालेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 कोइल का ग्रुप बन रहा है तो उन दोनों को यहाँ पे अपन कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अपन फॉलो करते रहेंगे। ये फॉलो कर करके अपन इसमें पूरी 12 कोइल डाल देंगे अपन 6 ग्रुप बना के। तो वाइंडिंग के टाइम में अपने पास मेन चीज़ क्या होती है, अपने को पता होना चाहिए कि उसका पोल क्या है। तो पोल से अपन पिच निकाल लेंगे स्लॉट में डिवाइड करके। दूसरा अपने को पता होना चाहिए कि उसमें जो ग्रुप बना रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ कोयल से बन रहा है। ठीक है, और जो ये कोयल बनाते हैं ये डिपेंड करती है कि सिंगल वायर है या डबल वायर है। ये डिपेंड करती है सिंगल वायर है डबल वायर है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो वो अपन डाटा शीट से देख लेंगे। तो यहाँ पे जो अपनों ने एग्जांपल दिया उसमें अपनों ने देखा कि अपने पास एक ग्रुप में 2 कोयल है, तो उनको डालने के लिए पहला स्लॉट में डाला, फिर एक स्लॉट खाली छोड़ा, फिर उसके बाद में उसी से कनेक्ट करके फिर ये डाल दिया, तो ये 2 कोयल का एक ग्रुप बन गया। ठीक, ये धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती रहती है धीरे 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 धीरे। तो ठीक है, ये बाइंडिंग में बेसिक चीज़ें अपने को देखनी रहती है शुरू में।